प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज यहाँ दिल्ली में आप मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज यहाँ थे। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में इन्वेस्टमेंट मीट हुआ है आज। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जापान और अपने हिंदुस्तान दोनों में समझौतों की, व्यापारिक संबंधों की और अन्य अन्य तरीके से प्रगाढ़ता बढ़ाने की अपार संभावना है। जब यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय जापान और साउथ कोरिया का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। वहाँ जो टीम गई थी उसको लीड करने का अवसर मिला था। उस समय हम लोग वहाँ के अपने हिंदुस्तान के राजदूत के साथ कोऑर्डिनेशन में तमाम बड़े बड़े जो उद्योगपति, पूंजीपति, वहाँ के गवर्नर, उनके डिप्टी गवर्नर, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, वहाँ के बड़े उद्योगपतियों के साथ, बड़े निवेशकों के साथ बैठने का, विचार विमर्श करने का और मंत्रणा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सौभाग्य से उसी समय वहाँ के जो गवर्नर है, उनके सलाहकार के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो हमारे फरियाबाद यूपी के ही है। उससे हम लोग को बड़ा सहूलियत मिली, एक संवाद स्थापित करने का अवसर मिला। उसका वहाँ के लगातार उनके संपर्क में रहते सलाहकार जी ने यहाँ डिप्टी स्पीकर का भी, डिप्टी गवर्नर का भी कार्यक्रम यूपी में लगवाया। कोऑर्डिनेशन हम लोगों के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री के साथ कई सेटिंग हुई, वहाँ के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की कराई। यूपी इन्वेस्ट के साथ बैठक हुई और अंतोगत्वा फरवरी में अपने यूपी के सीएम साहब का वहाँ पे जापान के लिए दौरा भी लगा, जिसमें और धरातल पर तमाम संभावना को उतरने का काम हुआ। उसी के क्रम में फिर एक अभी बीच में वहाँ के डिप्टी गवर्नर के साथ एक सेटिंग हुई। सीएम साहब ने रात भोज भी दिया सेटिंग की। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं के साथ निवेशकों का, उद्योगपतियों का, बड़े वैज्ञानिकों का और वहाँ के गवर्नर के नेतृत्व में ये डेलीगेशन 240 लोगों के साथ दिल्ली में आया हुआ है। कल शाम उनकी यहाँ आगमन हुआ है, जैसे हमारे सीएम साहब, हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब के नेतृत्व में हम यूपी के कई मिनिस्टरों के साथ रात्रि भोज का कार्यक्रम था। आज विभिन्न सेशंस में अलग अलग सेक्टर में क्या संभावना हो सकती है, जिस तरह के लोग वहाँ के इन्वेस्टर्स आए हैं, विभिन्न कंपनियों के सीईओ आए हैं, अन्य बड़े लोग आए हैं, उनके साथ विचार विमर्श आज चल रहा है। कल हम लोग सुबह उनको लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। वहाँ से आगरा के ताज को घुमाते हुए लखनऊ जाएंगे और 15-21 तारीख को लखनऊ में भी टूरिज्म की क्या संभावना हो सकती है। टूरिज्म सेक्टर में जापान के साथ, चूँकि बौद्धिज्म मेन सब्जेक्ट है वहाँ का जो आस्था श्रद्धा लोगों जुड़ी है, बुद्धिस्ट है यहाँ से लोग। और बौद्धिज्म में उत्तर प्रदेश की अपार संभावनाएं हैं, जहाँ टूरिज्म के क्षेत्र में तमाम निवेश आ सकता है, पर्यटकों का आवागमन बढ़ सकता है। उस पर भी एक सेशन है, ग्रीन एनर्जी पर और अन्य तमाम चीजों पर। क्योंकि टेक्नोलॉजी में जापान का कोई जवाब नहीं और भारत खास रूप से विभिन्न क्षेत्रों में जो नए इनोवेशन हैं उसमें जापान ने बहुत आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में R&D में काम किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में जो तमाम संभावनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा मार्केट भी है, जापान के इन्वेस्टर के लिए अपार संभावना भी ली है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारी रीतियाँ, नीतियाँ और कार्यक्रम हैं, चाहे विभिन्न पॉलिसियाँ लागू करने की बात हो, इन्वेस्टमेंट को FDI को 100% तक ले जाने के नई नीति बनाने का मामला हो, तमाम अन्य सहूलियतें प्रदेश सरकार की नीति निर्धारण में तय हुई हो, इससे जापान के लोगों को भी उत्तर प्रदेश में आने में एक सहूलियत महसूस हो रही है, आसानी महसूस हो रही है। इसलिए वो भी आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, चाहे वो नोएडा की विभिन्न एक जापान का पूरा जापान के लिए आरक्षित करके इंडस्ट्री, जापानी जो इन्वेस्टर होने के लिए पूरा सेक्टर अलॉट करने का काम हुआ है,
इस तरह उत्तर प्रदेश में हमारी एक पॉलिसी है, चाहे हम अगर अपने टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो हम 25 से 30% सब्सिडी दे रहे हैं, 100% FDI को आमंत्रित कर रहे हैं। बौद्धिक टूरिज्म डेस्टिनेशन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में हम लोग डेवलप करके दिए। विभिन्न अभी हमें हाल ही में सारनाथ को यूनेस्को से मान्यता मिलने का काम हुआ है। यूनेस्को की मान्यता मिली है, उससे पूरी वैश्विक आकर्षण वहाँ बढ़ा है। कुशीनगर की बात करें, शंखिसा की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, तमाम वो डेस्टिनेशन जो बौद्धिज्म के लिए बहुत पुनीत है, जिनके प्रति लोगों की निष्ठा, श्रद्धा और आस्था जुड़ी है, वो जापान के लोगों को उसके प्रति अपनी श्रद्धा भाव और वहां पर इन्वेस्ट भी करके वो खुद भी अच्छा एक कारोबार व्यापार बढ़ा सकते हैं। और पर्यटकों को आकर्षित करने में भी यूपी के बौद्धिज्म के सेक्टर में हम लोगों ने इतनी संभावना है कि जिनको धरातल पर दोनों देशों के समन्वय से उतारा जा सकता है और दोनों देशों के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण पैदा हो सकता है। इस तरह हमें लगता है कि जापान और उत्तर प्रदेश की जो अपार संभावना को धरातल पर उतारने का साकार स्वरूप लेता हुआ ये जो हमारा दौरा है इन्वेस्टमेंट, जापानी इन्वेस्टर्स की जो मीट है, इसको हम लोग कामयाबी के साथ धरातल पर उतारने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम इस यात्रा से आएंगे। सर, इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। वैसे तो यूपी में और भी देशों से इन्वेस्टर्स आते रहते हैं। आपको जापान के साथ ये जो इन्वेस्ट मीटिंग हो रही है कैसे स्पेशल है, क्या खास है इसमें? देखिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य पक्षों में एक दूसरे के सहयोगी बनने की अपार संभावना जापान की भारत की है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रति उत्तर प्रदेश का जापान के प्रति एक वातावरण जो बना है वो दीर्घकालीन रणनीति के तहत है। दीर्घकालीन व्यापारिक, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़ाव का है। निवेश की अपार संभावना जापान के लिए सुखद होगी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के लिए नई टेक्नोलॉजी ला करके उत्तर प्रदेश को नए रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में ले जाने का जो हमारा अभियान चल रहा है उसके लिए फ्रूटफुल होगा जापान। तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक होंगे और दोनों एक दूसरे को जुड़ करके एक भविष्य के, सुरक्षित भविष्य के प्रतिभागी बनेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा दोनों देशों के लिए सुखद रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जापान दौरे पे भी गए थे और उसके बाद आपने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा, और यहाँ पर अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्पेशली अगर हम बात करें, आप टूरिज्म मंत्री भी हैं, तो आपको क्या लगता है जैसे कि जापान यहाँ पर आके टूरिज्म को डेवलप कर सकता है? क्या ऐसा संभावना उत्तर प्रदेश की भी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश जाके बोथ साइड? देखिए, निश्चित रूप से जापान के लोग बौद्धिज्म के लिए थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके लोगों को अभी तक एक गलत तरीके से भ्रमित करने का काम चाइना बहुत दिनों तक करता रहा। जब चाइना में टूरिज्म का ऐसा बौद्धिज्म टूरिज्म का इतना खास नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जन्म से लेके और अंतिम क्षण तक के सारे डेस्टिनेशन जहाँ उन्होंने तपस्या की, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने प्रवास किया, जहाँ उन्होंने दीक्षा दी, जहाँ उनको मुक्ति का मार्ग मिला, ये सारे डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश की धरती पे है, जो जापान के लोगों के लिए भावनात्मक रूप से बड़ा विषय है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करें तो जब भी एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर देता है। तो जो डाइवर्जन चाइना टू यूपी हम लोग को करना चाहते हैं, 100 का डाइवर्जन होगा, वहाँ के जब ये इन्वेस्ट करेंगे, लोग जुड़ेंगे, भावना लगा होगा, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं जापान के लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी जो विश्व स्तरीय, विश्व में भी सर्वोपरि है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। रिसर्च और डेवलपमेंट में जापानी टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं। आज भी मारुति जापान की टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में, मारुति सुजुकी जिसने अपने देश की संजय गांधी के जमाने की मारुति और जापान की सुजुकी ने मिलकर के जो किया, उसका आज भी वो अपने कारें आप देख रहे हो कि आज भी कंपटीशन में पूरी तरह सफल है। तो जापान की टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में बहुत आगे है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम लाभ लें और उनको भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन, हम लैंड का
डेवलपमेंट की बात हो, कनेक्टिविटी बेहतरीन उत्तर प्रदेश में, एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है, बेहतरीन कानून व्यवस्था का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हम तमाम लैंड बैंक भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित किए हुए हैं जो किसी इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी जो पॉलिसी है उसमें इन्वेस्टर को तमाम तरह के इंसेंटिव और सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं, उसका लाभ वहाँ की जापान की कंपनियां ले सकती हैं, तो दोनों के लिए फ्रूटफुल है। उसी की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इस समय कोई MOU साइन हुए? निश्चित रूप से होंगे, वो लखनऊ में होंगे, उनको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 21 तारीख को सेशंस है, 22 तारीख को MOU साइन होने हैं, तो इन 2-3 दिनों में सहमति जिनको बनेगी वो MOU भी साइन होंगे, और 23 तारीख को इन लोगों को लेकर के हम बनारस में जाने वाले हैं, जहाँ सारनाथ जो बौद्धिक टूरिस्ट है जिसको अभी वैश्विक मान्यता मिल करके बहुत सम्मान मिला है, वहाँ सारनाथ को ले जाएंगे और वहीं से बनारस से होते हुए दिल्ली वापस आकर ही वापस चले जाएंगे। लेकिन MOU भी होंगे, हमें लगता है बड़े MOU होने वाले हैं। थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयवीर सिंह जी जिन्होंने हमें इस पूरे विजिट जापान और इंडिया के बीच जो आगे चल के इन्वेस्टमेंट होनी है उसके बारे में बताया, खासतौर उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट होंगे उनके बारे में बातचीत